नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 24 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो आर्टिकल है वह दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहा भी समय की मांग है मोटे अनाज को प्रोत्साहन करना। जैसे मोटा अनाज कौन सा होता है, जैसे हमारे बाजरा है, जैसे हम कहते हैं चना है, रागी है, इस प्रकार के जो अनाज हैं वह समय की हमारी अभी मांग है। आर्टिकल की शुरुआत होती है वह कहीं न कहीं जो हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी प्रशंसा से इस आर्टिकल की शुरुआत होती है। इसमें सबसे पहले कहा गया अभी जो कोई भी योजना है तब तक हमें उसके जो अपेक्षित परिणाम या हमें जो जिस प्रकार के रिजल्ट की हमें आवश्यक यानी हम उम्मीद करते हैं उस प्रकार का रिजल्ट हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक उस योजना को हम अपेक्षित रूप से सही तरह से लागू नहीं कर पाते हैं या उसकी सही से हमारी तैयारी नहीं होती है। आगे इस आर्टिकल में कहा भी जो हम मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोटे अनाज का दिवस मनाने वाले हैं, वर्ष मनाने वाले हैं, उसको हमने वर्ष 2023 घोषित किया है। मगर जो वर्तमान सरकार ने इसकी जो तैयारी है वह अभी से शुरू कर दी है। ठीक है। साथ ही साथ आगे जाकर इस आर्टिकल के अंदर कहा गया भी जो सभी मंत्रालयों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं भी वह क्या करें भी मोटे अनाज को प्रोत्साहन से संबंधित अपनी कुछ योजनाएं बनाएं। और साथ ही साथ इसमें आगे मोटे अनाज की विशेषताओं के बारे में कहा गया भी जो मोटे अनाज हैं वह पौष्टिकता के प्रति लोगों की जागरूकता करने में के अभियान का आरंभ कर दिया है। यानी कहीं न कहीं जो ये जो छोटे मोटे अनाज होते हैं ये क्या करते हैं भी लोगों के अंदर पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे इसके अंदर कहते हैं भी जो राशन प्रणाली के तहत मोटे अनाजों के वितरण पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी हम देखते हैं भी जो राशन प्रणाली है हमारी, जिसमें अभी हम गेहूं और चावल जैसी सामग्रियां ही प्रदान कराते हैं, उसमें अभी हम धीरे धीरे हम कौन से मोटे अनाज की सामग्री भी प्रदान कराना शुरू करेंगे, जिससे लोगों का जो पौष्टिक स्तर है वह क्या बढ़े। ठीक है। साथ इसमें कहा गया भी जो भारत ने किया था अभी 2018 में कहीं न कहीं मोटे अनाज वर्ष मनाया था, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी संयुक्त राष्ट्र है उसने कहा भी हम 2023 को मोटे अनाज के रूप में क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी एक वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आगे कहा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है उसको लगभग 70 देशों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, एक सेकंड, यानी 70 देशों का समर्थन प्राप्त है। आगे कहता है भी मोटे अनाज में मुख्य रूप से कौन से हमने देखा है बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, सोआ और कोदी या कंगनी, यानी इस प्रकार के जो काफ़ी जो हैं ये भी इसके अंदर क्या है शामिल है। और ये हर दृष्टि से सेहत के लिए क्या होंगे, लाभदायक होंगे। और पिछली सदी में अगर हम बात करें यानी 7वें दशक की अगर हम बात करें जो हरित क्रांति में हम गेहूँ और जो चावल था उस पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है। जबकि हमें एक दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है जिसपे हम क्या करेंगे, जो मोटे अनाज हैं उन पर हम क्या करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है। साथ में इसमें कहा है जो वो अनाज है ये जो कम कोविड का जो समय था उसके अंदर भी हमने देखा जो मोटे अनाज है उनकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम्स है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके अंदर बूस्टर का भी काम करता है। और यानी साथ ही साथ ये इनमें इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। इसे लेकर अनाज एक इस कहते हैं भी इसके लेकर जो जागरूकता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। जहाँ कहीं ना कहीं कहते हैं पहले ये जो मोटे अनाज थे वे कहीं ना कहीं गरीब लोगों का अनाज था, आज वह बढ़कर कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं उनकी पसंद भी ये दिनों दिन क्या बनता है, बनता जा रहा है। इससे मोटे अनाज का बाजार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी जो अर्थव्यवस्था स्तर पर भी कहीं ना कहीं उसका बाजार है वह भी बढ़ता जाएगा, लोग इसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है। आगे इसके अंदर कहा था मोटे अनाज में ग्लूकोज मुक्त होते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी को जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं, ग्लूकोज की बीमारियां होती हैं, जिनको ग्लूकोज से एलर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी होते हैं ये ग्लूकोज से फ्री होते हैं, तो इसको कोई भी खा सकता है। और यह केवल न केवल सेहत के लिए बल्कि हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं मोटे अनाज के उगाने के लिए हमें कम जल की आवश्यकता होती है। और जो गर्म मौसम होते हैं या कम उपजाऊ भूमि है यहाँ पर भी उपजाने में इनको क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसकी वजह से हम जो भूजल है हमारा या किसी प्रकार की जो पानी की जो व्यवस्था है वह भी कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होगी। और साथ ही साथ मोटे अनाज से क्या होगा तो जो मिट्टी के अंदर उर्वरकता है उसको भी बनाए रखते हैं। काफ़ी फसल ऐसी हैं जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे चना है, ग्वार है, इस प्रकार के जो फसल है वह क्या करती है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं जो मोटे अनाज है वह कहीं ना कहीं क्या है हमारे जो और वो यानी वो हमारे पर्यावरण के लिए भी हितैषी है। ठीक है। बाकी इसके लिए जो आगे यही चीज़ दे रखी है इसके अंदर। आगे इसके अंदर का भी जो ये मोटे अनाज होते हैं इनके अंदर जो कीटनाशक होते हैं या जो रासायनिक दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल भी कम के बराबर होता है, यानी ना के बराबर उपयोग होता है। ठीक है। और इसके लिए सिंचाई का भी कम उपयोग है, ये हमने देख ही लिया है।
ठीक है। और जब यहाँ क्या है भी जो इसके अंदर हम वर्तमान में देखते हैं तो 80% से अधिक हिस्सा हम भूजल से संचित करते हैं। और अगर जिस प्रकार से जो और अगर हम मोटे अनाज की कृषि करते हैं तो उसकी वजह से भूजल का जो स्तर है वह भी दिनों दिन क्या होगा, इतना जल्दी नीचे नहीं जाएगा। आगे इसमें क्या है भी जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज उप मिशन के माध्यम से मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। तो यह जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो मिशन था उसके तहत भी हम क्या कर रहे हैं, जो मोटे अनाज है उनको क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी जिक्र किया भी, उत्तर प्रदेश सरकार अभी जो गेहूं और चावल के साथ मोटे अनाज का भी वितरण कर रही है। साथ में यह आर्टिकल में इसमें आगे कहा भी केंद्र सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उनको भी साथ मिलकर कार्य करना होगा, ताकि जो मोटे अनाज का जो हमारा लक्ष्य है वह त्वरित यानी जल्दी से जल्दी हमको इसको पूरा कर लें। ठीक है। बाकी आगे इसके अंदर बता भी चावल और गेहूं की तुलना में 3.4 गुना लगभग 3 गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं किनके अंदर, मोटे अनाज के अंदर। मोटे अनाजों में हमने देखा था कौन कौन से, कैरोटीन होता है, नाइरिस जो नाइसिन, विटामिन B6 होता है, या वैसे इसमें पोटाश होता है, पोटाशियम होता है, जो फैलिक होता है, फैलिक एसिड या मैग्नीशियम, जस्ता इत्यादि खनिज लवण भी पाए जाते हैं। और जो विटामिन होते हैं इनकी प्रचुर मात्रा भी इनके अंदर क्या होता है, पाई जाती है। आगे यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद फायदेमंद है, जिसमें डायरेक्टिव फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और पोषक और स्वास्थ्य की दृष्टि इसके फायदेमंद कारण के इसे सुपर फूड भी इसको कहा जाता है। यानी जिस प्रकार के इसके फायदे इससे इनको क्या कहा जाता है, सुपर फूड भी कहा जाता है। इनका सेवन भी वजन भी कम करता है और शरीर में उच्च रक्तचाप यानी जिसको बोलते हैं हम जो ब्लड प्रेशर है, BP जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ये निजात पाता है। और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। और हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे रोगों का भी ये जोखिम को भी क्या करता है, कम करता है। साथ भी जो रोजमर्रा की बीमारी जैसे कब्ज है, उपज है, उनके भी निजात दिलाने में मोटे अनाज खाने का क्या होता है, हमारे लाभदायक साबित होते हैं। और जो मोटे अनाज पोषक तत्वों के भरपूर होने के कारण वे हम बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक भी हैं और साथ ही साथ हमें बीमारियों से भी ये बचाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे लिए मोटे अनाज में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है। तो सॉरी, ये द हिंदू से संबंधित आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में कहीं जो भू राजनीतिक व्यवस्था में जो हमारी जो दक्षिणी जो हमारी जो देश हैं, दक्षिणी देश जैसे हम कह सकते हैं, जो एक हम जो हमारे विश्व को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ तो उत्तर देश यानी उत्तरी राष्ट्र है जिसको हम विकसित राष्ट्र बोलते हैं, एक तरफ जो दक्षिणी राष्ट्र हैं जिसको हम विकासशील राष्ट्र बोलते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है भी किस प्रकार जो भाषण यानी जो राजनीतिक यानी हम कह सकते हैं जो भू राजनीतिक में जो उत्तरी राज्य हैं या उत्तरी देश हैं वह दक्षिणी राज्यों से क्या चाहते हैं, वे किस प्रकार का उसके अंदर वहाँ व्यापार करना चाहते हैं, किस प्रकार के मार्केट के रूप में उसको देखते हैं। और जो दक्षिणी जो राष्ट्र हैं वह किस प्रकार उत्तर की तरफ अपने आप को देखते हैं भी, किस प्रकार उत्तर के जो राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उस प्रकार कितना उनसे उनको फायदा या कितना उनसे उनको लाभ हो रहा है या किस प्रकार की उनकी मानसिकता है उनके प्रति। ठीक है। तो कल एक आर्टिकल आया था, इसके जो बाकी आज में जिक्र करेंगे भी किस प्रकार जो रूस था वह भारत से तीसरा बड़ा आयातक होता है, जो अमेरिका ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया अमेरिका का। तो पहले हम एक बार इसका देख लेते हैं क्या कहता है। सबसे पहले इसके अंदर जो बात कही गई है, कहा गया भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भू राजनीतिक जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों के आधिपत्य को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका हम जिस प्रकार से देखते हैं विकसित राष्ट्र है, कहीं ना कहीं जो देशों का प्रतिनिधित्व भी करता है। जिस प्रकार से जो नए नए देश हैं या अन्य देश हैं जो इसके साथ प्रतिद्वंदी देश हैं उन पर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और कैसे वह अपने जो विकास कर रहा है। ठीक है। आगे इसके अंदर जो यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के अनुसार जो चीन है विकास को रोकने के लिए रूस की क्षमता को कम करना होगा। यानी कह रहा भी जो हम कह रहे हैं भी जो अमेरिका है, अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है कहीं ना कहीं जो चीन है उसका प्रतिद्वंदी बनता जा रहा है। तो अमेरिका की जो एजेंसी है वह कुछ इस प्रकार से कह रही है भी जो इसकी जो चीन की क्षमता को कम करने के लिए हमें जो रूस है उसका प्रभाव है वह क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है। आगे इसके अंदर कहा जाता है कि जो यूरोप है और साथ ही साथ हमें जो यूरोप है उसके अंदर जो सैन्य पावर है वह भी हमें दिनों दिन बढ़ानी होगी, ताकि हम जो आने वाले भविष्य में जो यूक्रेन जैसी स्थिति है उसको क्या कर सकते। जैसे यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो आने वाले में रूस यानी यूरोप पे रूस हमला ना करते। तो इसलिए वह कह रहे हैं जो यूरोप के अंदर भी सैन्य ताकत अभी हमें साथ साथ बढ़ानी होगी, ताकि हम क्या करें अभी चीन को काउंटर कर पाएँ।
ठीक है। आगे इसके अंदर क्या है, जो चीन वर्तमान में अमेरिका का निकट समकक्ष है। तो अमेरिका का निकट का हम देखते हैं भी जो चीन के अमेरिका के बाद सबसे बड़े आर्थिक शक्ति जीडीपी के रूप में देखें तो कौन सा है, चीन है। ठीक है। और अगर हम क्रय शक्ति के आधार पर देखें तो चीन प्रथम नंबर पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं जो अमेरिका के जो प्रतिद्वंदी है, जो उसका कंपटीटर है, वह चीन है। तो इसमें जब जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा भी जो चीन है वह उसकी स्थिति धारण कर ले या वह देश की यानी जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए। ऐसी स्थिति में अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए रूस व यूरोप जैसे व भारत जैसे देशों का सहारा ले रहा है। आगे आगे इसमें कहा है भी लेकिन सैन्य रूप से रूस कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। भी जो चीन है वर्तमान में आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं भी जो अमेरिका के लगभग समकक्ष आने वाला है, मगर जो हम देखें तो सैन्य रूप से देखें तो अभी जो चीन है वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ठीक है। भी अभी उसकी तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, यानी सैन्य तौर पर जो चीन है अमेरिका से काफ़ी कमज़ोर है। वैश्विक के दौरान अपनी जो अभूतपूर्व आर्थिक पहुंच को देखते हुए चीन ने काउंटर संस्थानों का निर्माण शुरू कर दिया। यानी यह भी देखते हैं कि चीन भी इस तरह की स्थिति को देखते हुए चीन भी कहीं ना कहीं जो काउंटर स्थितियाँ हैं या किसी प्रतिद्वंदी जो एजेंसियाँ हैं उनका निर्माण करना शुरू कर दिया है। चीन एक भागीदारी देश से एक प्रतिभागी के रूप के खतरे के रूप में बदल गया है। भी पहले क्या था, चीन एक अमेरिका का एक सहयोगी देश था या उसके उस पर आश्रित देश था, मगर अब वर्तमान समय में देखें तो चीन कहीं ना कहीं अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी बन गया है, यानी उसको कंपटीशन दे रहा है। और साथ ही साथ अमेरिका रूस की विशेषताओं के रूप में भी चीन या किसी अन्य देश के साथ गठबंधन से यूएस भू राजनीति के लिए खतरनाक के रूप में भी हो सकता है। यानी कह रहा भी जिस प्रकार से चीन विकास कर रहा है उस प्रकार से जो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं ये भू राजनीतिक स्तर पर क्या बन सकता है, खतरा भी बन सकता है। आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया भी वैश्विक स्तर पर जो दक्षिण देश के विशेष रूप से जो चीन जो भारत है, जैसे रूस रूप से भारत है, चीन व अन्य देश यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस पर प्रतिबंधों के सहयोग के दोषी ठहराया जाता है। तो अमेरिका क्या कहता है, जिस प्रकार से जो रूस पर प्रतिबंध लगाए थे तो जो दक्षिणी राष्ट्र है वह क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसका सहयोग नहीं करते। यूएन के अगर जिस प्रकार का प्रस्ताव लिया जा रहा है तो वह क्या नहीं कर रहे हैं, उसका यानी कि समर्थन नहीं कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं भी जो दक्षिणी राष्ट्र है वह यूरोप का या अमेरिका का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि रूस के पक्ष में उनका झुकाव है। ठीक है। आगे इसके अंदर भी जो दक्षिण देशों में तटस्थता के कारण किसके लिए बने हुए, किस प्रकार से जो दक्षिणी राष्ट्र है वे तटस्थ बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रूस पर जो हमारी निर्भरता है उसमें हिस्से में हम देखते हैं भी कहीं ना कहीं इस पर तटस्थ बने हुए हैं। जैसे किस प्रकार की, जैसे कहीं ना कहीं हम रूस से क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे हाल ही में जो भारत ने क्या किया था, जो हम तेल का कितना आयात हम कर रहे हैं, और यही न्यूज़ थी भी जो क्या कहते हैं भी जो रूस है भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है। और अगर हम पहले की बात करें तो रूस के बाद तीसरा है, तो उससे पहले पर कौन है, हमारा जो सऊदी अरब है। ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन से स्थान आता है, इराक है। जबकि जो अमेरिका है वह 5वें स्थान पर आ गए। तो ऐसी स्थिति में देखें तो कहीं न कहीं अमेरिका को इसकी आकांक्षा लग रही है भी भारत का झुकाव है, जो जिस प्रकार से रूस से व्यापार बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जो भारत का जो झुकाव है वह रूस की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो चीन को काउंटर करने की बात है वह कहीं न कहीं क्या हो रही है, कम होती जा रही है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा है जो ईंधन है, उर्वरक है या गेहूं उत्पादन है या रक्षा उपकरणों पर निर्भरता भी क्या होती है, रूस पर लोगों की या दक्षिण राष्ट्रों की रहती है, जिसके कारण भी हम क्या कहते हैं, जो रूस का समर्थन करते हैं या फिर कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करते हैं तो हम तटस्थ रहते हैं। यानी हम न तो हम अमेरिका की तरफ जाते हैं और न ही रूस की तरफ, हम अपनी जगह पर तटस्थ हैं। तो अमेरिका इसका तटस्थता न कर हमें आपको अमेरिका या उन राष्ट्रों का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें तो कहीं ना कहीं जो यूरोप के राष्ट्र हैं वह अब जो हम कहते हैं जो एक प्रकार के जो प्रवासी जाते हैं वहाँ पर, जो हम कहते हैं जो रिफ्यूजीज जाते हैं, जहाँ यूक्रेन जैसे राष्ट्रों से रिफ्यूजीज आते हैं तो वह उनका स्वागत योग्य कहते हैं, उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वह उनको अपने जैसा मानते हैं, यानी जो गोरे लोग उनको मानते हैं। जबकि जो उधर के देश हैं जैसे ईरान के देश हैं, इस पर यहाँ से जो रिफ्यूजीज आते हैं तो उनकी जो मानसिकता है कहीं न कहीं कट्टरता टाइप की मानसिकता है, यानी उनके विरुद्ध टाइप की मानसिकता हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जो यूरोप है कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं भी एक जाति विशेषता की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाई देता है। ठीक है।
लगभग यही बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। अगला जो आर्टिकल है वह कहीं न कहीं हमारा यही आर्टिकल है जो विदेशी जो हमारे प्रतीक हैं उनको धीरे धीरे कम करना चाहिए और हमारा जो स्वदेशी की तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। आर्टिकल की शुरुआत उसी से होती है जैसे हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राजपथ था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो इससे कहीं न कहीं हमें जो विदेशी मानसिकता है उससे हमें निजात पानी चाहिए। इसके अंदर जो इंडिगो जो हमारी जो एयरलाइंस है उस पे कहीं न कहीं जो ब्रिटिश के जो बचे हुए हैं यानी कुछ जो वायसराय या विक्टोरिया के रूप दर्शाता है उनको भी हटाने की बात कही गई है। जिसमें कहा राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर भारत के आज अधिकार बनाना कर्तव्य पर, यानी ये कहता है अधिकार बना कर्तव्य, यानी अधिकार नहीं, अब आपको क्या करना है, कर्तव्य अपने ना दें। और संविधान का जो मौलिक अधिकार के बदले आपातकाल से जोड़ने पर भी मौलिक कर्तव्यों की बात भी कहता है। यानी जो कहा जहाँ संविधान हमें मौलिक अधिकार की बात करता है तो इसके अंदर मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। परंतु इसके बीच में हमें पिछले साल में वृद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वक्तव्य को याद किया गया जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी में अंगीकृत किया था। ठीक है, तो इसमें कोई खास आर्टिकल था नहीं। साथ ही साथ इसमें जो भारतीय संविधान के जो बात की गई, जो भारतीय संविधान की संविधान सभा बनी थी, तो जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी तो कहीं ना कहीं जो शपथ ली थी वह जो ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक हुआ था उसकी उन्होंने शपथ ली थी। जो पहला अनुच्छेद जो 18 सितंबर 1949 को दुरुस्त हुआ था तब उन्होंने क्राउन की शपथ ली, जो ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी। ठीक है, तो कह सकते हैं हम जो भारतीय संविधान है उस पर कहीं ना कहीं हमारी जो उपनिवेशिकतावाद की मानसिकता बनी हुई है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, जो संविधान निर्माताओं ने देश प्रेम की भावना का ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यह भी सही है कि बीते 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने गुलामी की मानसिकता प्रदर्शित करने वाले अनेक प्रतीकों को त्याग दिया है। ठीक है, हमने देखा जिस प्रकार से जो शहरों के नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो सड़कों के नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो INS विक्रांत है उस पर भी जो हमारे जो ब्रिटिश जो लोगो था उसका उठाकर हमारे जो भारतीय लोगों को लगाया, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो हमारी जो मानसिकता है वह दिनों दिन क्या हो रही है, परिवर्तित होती जा रही है। हम भारतीय मानसिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है जिसके अंदर कहा भी जो शहरों का समग्र विकास की आवश्यकता, यानी जो हमारा जो शहरों का कितना योगदान है हमारी GDP या हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, जिस हिसाब से हम देखते हैं भी जो शहरों का हमें विकास करना है वह भी हमें समग्र रूप से करना है, यानी बड़ी बढ़ी हुई मात्रा के अंदर हमें करना है। ये कहता है भी भारत की जो वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% हिस्सा शहरों में रहता है। कितना, 31% हिस्सा आज भी भारत का शहरों में रह रहा है। ठीक है, यानी जो सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों की भी यानी दिनों दिन क्या बढ़ता जा रहा है। आज की स्थिति में कितने 100 में से 31 लोग ऐसे हैं जो शहरों में रह रहे हैं। और अगर हम सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इनका कितना 63% योगदान है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए शहरों का विकास करना। ठीक है, अगला कहता है कि अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह राशि जो 31% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। और जो GDP की तुलना में इनकी जो हिस्सेदारी है शहरों में रहने वाले लोगों की वह कितनी हो जाएगी, 75% की हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए ये तय करना भी शहरों का विकास हमें करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया भी विकास के लिए हमें ऐसे जो विकास है इसके लिए कुछ चुनौतियां बताई कि कौन कौन सी। विदेश की आर्थिक गतिविधियों में शहरों के योगदान को देखते हुए कार्य में जितनी देरी होगी उतना ही देश को नुकसान होगा। भी जितना हम देर करेंगे शहरों को नियमित रूप से विकास करने में उतना ही हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको और ज़्यादा नुकसान होगा। हम शहरों के अंदर कौन कौन से देखते हैं भी, यहाँ लोगों की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, अतिक्रमण जैसी अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। यानी जो शहरों के अंदर कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, यानी जो दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से साफ सफाई का जो हमारा जो हम से ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जो मलिन बस्तियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है उन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब बरसात आती है तो अक्सर हमें जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ये भी हम देखते हैं भी यहाँ पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती शहरों में, जिसकी वजह से क्या होते हैं भी लोग संपूर्ण यानी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और ये रोज़मर्रा की जो समस्या हैं उन्हीं से निपटने में रह जाते हैं। और अक्सर और आगे कहा गया भी जिसमें जल्द में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और देश की जो हम कहते हैं जो साइबर कैपिटल्स बेंगलुरु में जिस तरह से बीते दिनों में मिलियन सिटी गुड़गांव में भी है समस्या देखी गई है। जैसे बिजली को लेकर समस्या, यानी हम देखते हैं भी शहरों में ज़्यादातर जो उद्योग होते हैं किसी प्रकार के जो संस्थाएं वो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा या बिजली के पर ही निर्भर करती है। अगर हमारे जो बुनियादी सुविधा यानी जो आधारभूत ढांचा हमारा सही नहीं होगा, जल की निकासी हमारी अच्छी नहीं होगी, रहन सहन का स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दिनों दिन और नई नई समस्याओं से हम जूझते रहेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर आर्टिकल के अंदर आगे यही कहा कि जो पुराने जर्जर जो मकान पड़े हैं
जो मकान खंडर हो चुके हैं उनको भी पुनः निर्माण करना चाहिए और नई नई बिल्डिंगें बनानी चाहिए, लोगों को जो हम कह सकते हैं जो मूलभूत आवश्यकता है वह प्राप्त हो सके और देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाए। ठीक है, ऐसे शहरों में समग्र विकास का खाका खींचा जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी जो कहीं न कहीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए। जल निकासी भी देखनी चाहिए, स्वास्थ्य भी हमको देखनी चाहिए, बिजली की उपलब्धता भी हमने देखनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पे पेड़ पौधों का भी, वातावरण का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देश में करीब लगभग 9,000 शहर में से चुनिंदा ही शहर ऐसे हैं जहाँ पर व्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं, जैसे चंडीगढ़ जैसे कुछ शहर ही ऐसे हैं जो व्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं, जबकि ज़्यादातर शहर ऐसे हैं जो एक नियमित योजना के तहत नहीं बसाए गए हैं। उनमें जैसे जहाँ खाली स्थान मिला वहीं वहीं पर नए नए घर बना दिए गए, न कोई पानी निकालने की व्यवस्था है, न ही कोई अच्छी सड़कें हैं, न ही कोई खुली गलियाँ हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं भी शहरों में किस प्रकार के हालात हम देखने को मिलते हैं। कुछ चुनिंदा शहर ही ऐसे हैं जहाँ पर कुछ अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके आधुनिक नियोजन की सहायता की, यानी अब यही बात है भी सहायक ली जा सकती है। शहरों को हमें क्लाइमेट फ्रीडम स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित करना है। जो हमारे जो नए शहर हैं उसको हम स्मार्ट सिटी के तौर पर कौन से क्लाइमेट फ्रेंडली यानी कहीं का जो पर्यावरण हितैषी जो राष्ट्र यानी जो शहर होंगे वैसे कार्य में निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो, अनुकूल ढांचा तैयार किया जाए, शहरों की पहचान से जुड़े पुराने भवनों का मरम्मत करवाई जाए, यानी जो हमारे जो विश्व धरोहर संबंधित जैसे ताजमहल जैसे राष्ट्र है जो प्रतीक है, लाल किले जैसे प्रतीक है, तो उनको जो क्षति हुई है उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और उनका पुनर्निर्माण करना चाहिए ताकि हम पर्यटन जैसे व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकें। ठीक है, तो आगे इस आर्टिकल में बस यही इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है। तो अगला जो आर्टिकल है वह यानी कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ कहा गया भी जो ईरान भी है भी जो विरोधी लहर होती है इस भाव से संबंधित। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो हमारी जो पुरानी जो रीति रिवाज हैं जिसमें आधुनिक तौर पर जो सुधार करने की आवश्यकता है उनकी जो मांगे हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ लोगों के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है वह भी क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसके वजह में हम कह सकते हैं भी जो हमारे लिए ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था। मगर हम जिस प्रकार की वैज्ञानिक सोच हमारे अंदर बढ़ती जा रही है वह एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लिए इस बात का एग्जाम्पल हो सकता है। कहीं न कहीं इसका जो विरोध है वैश्विक स्तर पर भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जिक्र किया गया है सिर्फ जो इस बात की कैसी कंडीशन जो ईरान के अंदर है जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बात से संबंधित हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है तो उससे लिए ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो हम इसको विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।